पहले दृश्य में एक महिला एक पॉडकास्ट पर बोल रही है। उसका नाम आगाथा है और वह इस फिल्म की नायिका है। हर हफ्ते वह अनसॉल्व्ड क्राइम्स नामक एक शो होस्ट करती है, जहां वह अपराध की कहानियां सुनाती है और उन्हें सुलझाती है। एक कोरियर उसके लिए एक निमंत्रण लेकर आता है और इसे देखकर नायिका आश्चर्यचकित होती है। अब ये पता चलेगा कि यह निमंत्रण कितना घातक है। अगले दृश्य में नायिका मेक्सिको जा रही है। उसकी सौतेली बहन ने निमंत्रण भेजा। उसका नाम ओलिविया है। नायिका और ओलिविया कई वर्षों से नहीं मिली हैं और अब नायिका ओलिविया से मिलने को लेकर नर्वस महसूस कर रही है। फिर भी वह निमंत्रण पर विचार करने के बाद जाने का निर्णय लेती है। फिर नायिका की दोस्त उसे फोन करती है और कहती है कि उसकी बहन को उसकी जरूरत है। दोस्त सुझाव देती है कि उन्हें इस बैठक के दौरान एक बंधन अनुभव बनाना चाहिए और उसे फाउंटेन पेन और घड़ी के साथ तैयार होने के लिए कहती है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें उनकी आवश्यकता क्यों है। अगले दृश्य में नायिका ओलिविया के बंगले पर पहुंचती है, जो समुद्र तट के पास स्थित है। वहां कोई उसका स्वागत करता है। उसका नाम मुनोज है और वह ओलिविया का पति है। हालांकि ऐसा लगता है कि ओलिविया और उसका पति अब अलग हो गए हैं। पति बताता है कि उसने नायिका को आखिरी बार 5 साल पहले एक अंतिम संस्कार में देखा था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वह किसका अंतिम संस्कार था। नायिका पूछती है कि ओलिविया ने उसे क्यों बुलाया और ऐसा लगता है कि पति को भी नहीं पता। वह सोचता है कि यह शायद एक व्यक्तिगत आपात स्थिति हो सकती है। वह बताता है कि इस पार्टी के लिए कई मेहमान अभी भी आ रहे हैं। फिर उसे अस्पताल से संबंधित एक कॉल आता है और वह हेलो गवर्नर कहकर जवाब देता है। उस क्षण में एक नौकर बंगले के प्रवेश द्वार पर बैंगनी रंग के फूल लाता है। इसे देखकर नायिका बंगले में प्रवेश करती है। अंदर वह एक लड़की की छोटी फोटो देखती है और उन्हें बाहर रखने के लिए अपने बैग से एक घड़ी और पेन निकालती है। तभी उसे 2 लोगों की बात करते हुए सुनाई देता है और वह बाहर जाकर देखती है कि क्या हो रहा है। बरामदे पर उसका पति एक अन्य महिला से बात कर रहा होता है। वह बताता है कि उसे उस कॉल से संबंधित कुछ कारणों से अस्पताल जाना होगा। हालांकि वह महिला जोर देती है कि वह ओलिविया को अकेला नहीं छोड़ सकता। नायिका इस बातचीत को सुन लेती है, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। फिर उसे नीचे से तेज आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि यह किसी चीज के गिरने से संबंधित हो सकता है। जिस व्यक्ति ने यह आवाज की होती है उसका नाम फिगा होता है। वह एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर शायद वह व्यक्ति भी हो सकता है जो ओलिविया और आगाथा के पॉडकास्ट के बारे में जानता हो। हालांकि यह स्पष्ट नहीं होता कि ओलिविया ने उन्हें सभी को क्यों बुलाया। ऐसा लगता है कि वहां उपस्थित सभी लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं। कोई पड़ोसी से फोन पर बात कर रहा होता है, इसलिए नायिका वहां जा रही होती है। उसका नाम कैरी होता है और वह एक टीवी सीरीज का अभिनेता होता है। वह भी उस पॉडकास्ट के बारे में जानता होता है जिसमें वह नायिका का किरदार निभाता था। वे शायद उसे बता रहे होते हैं कि यह ओलिविया है। अभिनेता और नायिका मिलकर स्वागत पे पीने जा रहे होते हैं। वहां एक महिला होती है। उसका नाम सोनिया होता है और वह अपने बॉयफ्रेंड नराम के साथ होती है। वह एक योग शिक्षक होता है। तो अब ओलिविया द्वारा किस किसे आमंत्रित किया गया? नायिका, पति, डॉक्टर, अभिनेता, सोनिया और योग शिक्षक सभी ओलिविया का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर हाउसकीपिंग महिला वहां आती है और ओलिविया का संदेश लाती है। ओलिविया ने शायद सभी को देखने की उत्सुकता में बुलाया होगा। ओलिविया ने जहाज पर रात के खाने के लिए मिलने का संदेश भेजा। वह जहाज ओलिविया को उसके पति द्वारा दिया गया आखिरी उपहार था। वे सभी मेहमानों से कहते हैं कि वे तैयार रहें क्योंकि वे आज रात जहाज पर सोएंगे। हाउसकीपिंग महिला कहती है कि वह बताएगी कौन किस कमरे में है। ओलिविया अपने बंगले को एलिसा का घर कहती है। वह योग शिक्षक और डॉक्टर से इसके बारे में पूछती है। इस बंगले से पहले इसे मुनोज का घर क्या कहा जाता था? डॉक्टर क्या कहते हैं? यह एलिसा का घर था। ओलिविया और उसके पति ने अपनी बेटी का नाम भी भेजा था। वह लड़की 5 साल पहले एक कार दुर्घटना में मर गई थी। ऐसा लगता है कि ओलिविया ने उस बंगले को उसकी याद में एलिसा कहा था। ओलिविया यहां आखिरी बार उस अंतिम संस्कार के लिए आई थी। अब नायिका एलिसा की कब्र पर जाती है और कहती है, मुझे तुम्हारी याद आती है। अगले दृश्य में नायिका अपने कमरे में होती है। फिर हाउसकीपिंग महिला नायिका के लिए चाय लाती है। हाउसकीपिंग महिला कहती है कि ओलिविया वास्तव में नायिका को याद करती है। फिर एक नौकर अंदर आता है और नायिका की चीजें कमरे में रखता है। इस नौकर की एक आंख ठीक से काम नहीं करती। पति उसे अस्पताल से यहां लाए थे। ये कहते हुए हाउसकीपिंग महिला चली जाती है। नायिका दूसरे कमरे में रखे बैग लेने जाती है।
फिर सोनिया और योग शिक्षक भी बाथरूम में होते हैं। नायिका चुपचाप अपनी चीजें लेती है और बाहर आती है। अगले दृश्य में सभी मेहमान बंगला छोड़कर उस स्थान पर जाते हैं जहां नाव लगी हुई थी। उस जहाज पर रात का खाना होगा। ओलिविया सभी का स्वागत करती है और उन्हें आमंत्रण भेजने के बाद आने के लिए धन्यवाद देती है तथा बताती है कि उनके लिए आज रात आना कितना महत्वपूर्ण है। जब नौकर पे लाता है तो वह ठोकर खा जाता है जिससे सभी गिलास गिर जाते हैं। ओलिविया कहती हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन उनके पति गुस्सा हो जाते हैं और जोर देते हैं कि उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा क्योंकि उन्हें पैसे का महत्व लगता था। अब जहाज चलने लगता तो केवल नौकर जहाज से उतरकर वापस बंगले चला जाता। अगला दृश्य सभी मेहमानों द्वारा रात का खाना शुरू करने के साथ शुरू होता। ओलिविया बताती हैं कि स्थिति को समझने का समय आ गया। उन्हें एहसास होता है कि नायिका अपनी कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी और वे अपनी चश्मा उतार देती। ओलिविया सभी को बताती हैं कि उनके लिए एक सरप्राइज होगा, ये याद दिलाते हुए कि वे नहीं जानते उनके जीवन का आखिरी दिन कब होगा। वे अपनी चिंता व्यक्त करती हैं कि आज रात के बाद उनमें से कोई अपने घर लौट सकता था। ओलिविया अपनी चंचल प्रकृति पर विचार करती थी, पूछते हुए क्या यह उनके खेलों का हिस्सा था जिससे अभिनेता हंस पड़ता। हालांकि ओलिविया गंभीरता से जोर देती थी कि सभी का एक साथ उपस्थित होना पर्याप्त कारणों की आवश्यकता थी। ओलिविया सवाल करती थी कि कार्रवाई कौन करेगा क्योंकि उन्हें इस बारे में अनिश्चितता महसूस होती थी। वे समझाती थी कि वे यह इसलिए कह रही थी क्योंकि जो लड़की उनके साथ थी वो अब मर चुकी थी। अब जो कुछ भी ओलिविया कहती थी वो सब कुछ नायिका की ओर इशारा करता प्रतीत होता था। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ सकता, खासकर क्योंकि सोनिया का बॉयफ्रेंड शुरू में ओलिविया का पति था। ये तनाव पैदा करता क्योंकि सोनिया शायद ओलिविया के प्रति नाराजगी महसूस कर सकती थी। योग शिक्षक जो सोनिया का बॉयफ्रेंड था वो भी ओलिविया के लिए प्रतिद्वंद्वी माना जा सकता था। अभिनेता और ओलिविया पूर्व प्रेमी थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे अभिनेता के खिलाफ शूटिंग के दौरान बंदूक से संबंधित पिछले मामले चल रहे थे। ओलिविया के पति ने इस स्थिति के कारण वकीलों से बहुत सारा पैसा उधार लिया हुआ था। अभिनेता को भी ओलिविया के पति के लिए खतरा माना जा सकता था। डॉक्टर पति अस्पताल में काम कर रहा था लेकिन अचानक नौकरी छोड़ दी। केवल ओलिविया ही इसके पीछे का कारण जानती थी। डॉक्टर अगर सच बताता तो उसके पति के लिए जटिलताएं पैदा हो सकती थीं, इस डर से भरा हुआ था। इतनी संभावनाओं वाले संघर्षों को देखते हुए आज रात ओलिविया तय करती थी उन्हें सबको पूछना चाहिए, किसे माफ करना चाहते थे तथा अलविदा कहना चाहते थे। जैसे ही ओलिविया बोलती थी सभी मेहमान उलझन में लगते थे, ये सोचते हुए क्यों वे इस तरह व्यवहार कर रही थीं। नायिका निजी तौर पर ओलिविया से मिलने जाती थी, अपने कक्ष में पूछते हुए क्या हो रहा था। ओलिविया माहौल हल्का करने की कोशिश करती थी, ये कहते हुए ये सब मजेदार बातें थीं। नायिका उल्लेख करती थी उन्होंने पहले भी ओलिविया की बेटी के साथ समय बिताया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था जैसे ओलिविया अब उस संबंध को नहीं चाहती थी। शायद यही कारण था कि नायिका हमेशा वहीं उपस्थित रहती थी। अपने युवा दिनों में ओलिविया ने अपने हाथ पर एक टैटू बनवाया था जो उनकी सौतेली बहन के साथ उनके बंधन का प्रतीक था। हालांकि वे सौतेली बहनें हैं, वे दोनों एक दूसरे के लिए गहरी स्नेह रखती हैं। अगले दृश्य में नायिका जहाज पर अकेली खड़ी होती है जब वह दो लोगों की बात सुनती है। देखने पर वह अपने पति और सोनिया को देखती है। ओलिविया से शादी करने से पहले उसके पति सोनिया के बॉयफ्रेंड थे और उन्होंने सोनिया की शुरू होने वाली परफ्यूम कंपनी में निवेश किया था। हालांकि ओलिविया से शादी करने के बाद ऐसा लगता है कि उसने उसकी कंपनी में निवेश न करने का निर्णय लिया। वे अब इस बारे में सोनिया के पति के साथ चर्चा कर रहे हैं, जिससे नायिका उनकी बातचीत सुनना बंद कर देती है। अगले दृश्य में नायिका अपने कक्ष में सो रही होती है जब उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। वह बाहर जाकर देखने जाती है और ओलिविया को जहाज के ऊपरी डेक से गिरते हुए देखती है। डॉक्टर ओलिविया की जांच करता है और बताता है कि वह गिरी है। ये स्पष्ट नहीं है कि उसे धक्का दिया गया था या वह दुर्घटनावश गिरी थी। पति जहाज के कप्तान को बताता है कि पुलिस को रेडियो के माध्यम से सूचित करें। अगले दिन जैसे ही जहाज किनारे के करीब पहुंचता है वे देखते हैं कि वहां कोई सेल टॉवर नहीं है, जिसका मतलब है कि यहां अब कोई सिग्नल नहीं होगा। पुलिस विभाग ओलिविया की लाश को बरामद करता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं होता कि जांच कौन करेगा क्योंकि यह घटना समुद्र में दो कस्बों के बीच हुई थी। एक पुलिस अधिकारी जांच शुरू करने के लिए आता है, लेकिन वह सलाह देता है कि जब तक सभी शामिल लोगों से बात नहीं कर ली जाती तब तक कोई नहीं जाना चाहिए। ओलिविया का पति एक बड़े अस्पताल का मालिक होने का दावा करता है, लेकिन पूछताछ के दौरान पुलिस उसे रोक देती है। जबकि पुलिस ओलिविया की लाश को शहर वापस ले जाती है, सभी बंगले में लौट जाते हैं और केवल एक सहायक पीछे रह जाता है।
नायिका इस सहायक से बात करती है और चेतावनी देती है कि उसकी बहन को अकेले घर नहीं लौटना चाहिए। सहायक पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सभी ने इस सभा के लिए निमंत्रण प्राप्त किया था, इसलिए वे सोचते हैं कि ऐसी घटना कैसे हो सकती थी। नायिका जोर देती है कि जब ओलिविया ने उन्हें चेतावनी दी थी तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया था। सहायक सही अनुमान लगाता है कि आप एक पॉडकास्ट शो कर रहे हैं, जैसा कि वह नायिका की आवाज में सुनता है। पुलिस कार में रहते हुए नायिका अनसॉल्व्ड क्राइम कहानियों पर चर्चा करती है। फिर उसका पति आता है और सुझाव देता है कि वे सभी एक साथ कॉफी पीने जाएं। वह बताता है कि इस घटना से पहले ओलिविया अवसाद में थी। सहायक पूछता है कि ओलिविया अवसाद में कैसे गई। पति खुलासा करता है कि लड़की का 5 साल पहले एक दुर्घटना हुआ था। नायिका ओलिविया और उसके पति के तलाक के कारणों के बारे में पूछती है। लड़की की मौत के बाद ओलिविया भावनात्मक रूप से टूट गई थी और अपने पति के उसे सामान्य स्थिति में लाने के प्रयासों के बावजूद वह अंततः उसकी जिंदगी छोड़कर शहर में एक अन्य महिला के साथ नई शुरुआत कर दी थी। नायिका को संदेह होता है कि उसके पति ने शायद ओलिविया से फिर से जुड़ने की कोशिश की थी लेकिन असफल रहा, जिससे उसकी वफादारी पर संदेह उत्पन्न होता है। जब नायिका इसे देख रही होती है तो वह अपने पति और अपने बीच बहस के दौरान एक गोली चलने की आवाज सुनती है। जब वे चारों ओर देखते हैं तो उन्हें पास में योग शिक्षक दिखाई देता है। ये सुझाव दिया जाता है कि किसी ने उन्हें बाथरूम में रहते हुए गोली मारी होगी। नायिका बारूद की गंध महसूस करती है और जांच करने के लिए एक अलमारी खोलती है जिसमें उसे एक गुप्त मार्ग मिलता है। उसका पति बताता है कि बंगले में कई गुप्त सुरंगें हैं और वह उस मार्ग में प्रवेश करने का निर्णय लेती है। सहायक उसके पीछे उस मार्ग में जाता है जहां उन्हें एक दरवाजा मिलता है जो एक गुप्त कमरे की ओर जाता है। वे कमरे की जांच करते हैं लेकिन अंदर कोई नहीं मिलता। नायिका की अपराध कहानियां सुझाने का अनुभव देखते हुए सहायक उसे इस मामले में मदद करने का प्रस्ताव देता है, ये सोचते हुए कि इसे सुझाने पर उसे डिटेक्टिव पदोन्नति मिलेगी। नायिका उसकी मदद मांगती है क्योंकि उसे इस मामले के बारे में एक आंतरिक भावना महसूस होती है। दोनों मिलकर जांच करने का निर्णय लेते हैं और कमरे में रहते हुए नायिका साबुन की खुशबू महसूस करती है। वे अलमारी से बाहर आते हैं और मेहमानों को सूचित करते हैं कि यदि वे उनकी जांच में सहयोग करते हैं तो वे पुलिस आने पर जा सकते हैं। सहायक सुझाव देता है कि उनकी जांच शुरू करने के लिए नौकर से शुरू करें। उन्हें पता चलता है कि नौकर ने जहाज पर रहते हुए एक गिलास समुद्र में फेंक दिया था और आराम करने घर लौट आया था। नौकर बताता है कि उसने 5 साल पहले ओलिविया के पति के लिए काम किया था और 10 साल पहले एक निर्माण स्थल पर था जब कुछ ऐसा हुआ जो वह स्पष्ट रूप से याद नहीं कर सकता था। वह ये भी नोट करता है कि उसे मेहमानों के बंगले पहुंचने से पहले बैंगनी फूल लाने का निर्देश दिया गया था, जैसा कि ओलिविया ने अनुरोध किया था। नायिका उन सभी चीजों पर नोट्स लेती है जो नौकर कहता है। जब उनकी जांच उसके साथ पूरी हो जाती है तो वह अपने सहायक से कॉल करने में मदद मांगती है। वह मानती है कि अगर वे उसकी मदद करते हैं तो वे सभी शामिल लोगों, सोनिया, योग शिक्षक, अभिनेता, डॉक्टर, पति और नौकर पर अधिक जानकारी इकट्ठा कर सकेंगे। नायिका निष्कर्ष निकालती है कि ओलिविया द्वारा सभी को आमंत्रित करने का कोई कारण होना चाहिए और इसे उजागर करने का निर्णय लेती है। अगले दृश्य में सभी मेहमान बंगले में आराम कर रहे होते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे होते हैं। नायिका और उसका सहायक सभी के लिए खाना लाते हैं लेकिन सहायक नायिका को अकेले बाहर जाने को लेकर चिंतित होता है। वह सभी से जल्दी जाने के लिए तैयार रहने का अनुरोध करता है। जब पूछा जाता है कि गोली चलने के दौरान सभी कहाँ थे तो पता चलता है कि सोनिया बाथरूम में थी और अभिनेता अपने कमरे में था। मेहमानों को एहसास होता है कि हाउसकीपिंग महिला द्वारा प्रदर्शित बंदूकें पति के दादा की थीं जिन्हें नियमित रूप से साफ किया जाता था सिवाय एक बंदूक के जो गायब हो गई थी। सहायक नोट करता है कि यदि कोई बंदूक मौजूद हो तो सभी खतरे में होते हैं और सुझाव देता है कि उन्हें सुरक्षित स्थान ढूंढना चाहिए। डॉक्टर जब अपना बैग निकालते हुए कुछ सामान गिरा देते हैं जिसमें मोर्फिन भी शामिल होता है जिसे वह बताते हैं ये दर्द निवारक होता है जिसे ठीक से तैयार किया जाना चाहिए। अगले दृश्य में नायिका मेहमानों को संबोधित करती हैं और बताती हैं कि कोई भी किसी अन्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वह उल्लेख करती हैं यह ओलिविया द्वारा शुरू किया गया खेल था और उन्हें इसे समय खत्म होने से पहले सुलझाना होगा। नायिका संकेत देती हैं कि ओलिविया ने बंगले के प्रवेश द्वार पर रखे बैंगनी फूलों के साथ संदेश छोड़ा होगा। अभिनेता बताते हैं बैंगनी रंग पश्चिमी संस्कृति में शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक होता है लेकिन एशियाई संस्कृति में प्रेम, न्याय, क्षमा और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। वह सुझाव देता है कि ओलिविया का खेल सिर्फ मनोरंजन से अधिक हो सकता था, यह इन मूल्यों के बारे में संदेश हो सकता था।
नायिका मानती है कि उन्हें इस सत्य को उजागर करना चाहिए, इससे पहले पुलिस शहर से आकर अपनी जांच शुरू करे। वह पहले अभिनेता से पूछती हैं कि उसने रात जहाज पर क्या सुना था। वह बताता है कि वह एक पुलिस भूमिका के लिए हॉलीवुड फिल्म के लिए अभ्यास कर रहा था जब उसने ऊपर से आवाजें सुनी थीं। वे ओलिविया के कमरे की ओर लौटने का निर्णय लेते हैं ताकि आगे की जांच कर सकें। अगला, नायिका योग शिक्षक से पूछती हैं कि वह घटना के दौरान कहाँ था। वह बताता है कि वह मैक्सिको सिटी से है लेकिन 6 सालों से भारत में रहा है। वह स्वीकार करता है कि उसने योग कक्षाओं के दौरान सोनिया के प्रति भावनाएं विकसित करना शुरू कर दिया लेकिन उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। नायिका को यह संदिग्ध लगता है कि वह बिना पहचान पत्र यात्रा कैसे कर सकता था। वह फिर अपने पति की ओर ध्यान देती और पूछती कि उन्होंने सोनिया के बारे में जहाज पर क्या चर्चा की। पति दावा करता है कि उन्होंने सोनिया की परफ्यूम कंपनी में निवेश पर चर्चा की थी, लेकिन जब पूछा गया क्या उसे कोई आपत्ति थी तो वह कहता नहीं। ये नायिका में संदेह पैदा करता क्योंकि उसे एहसास होता सोनिया सभी से मदद मांगने बावजूद अनदेखी महसूस करती थी व्यवसाय शुरू करने हेतु। जैसे ही वे अपनी जांच जारी रखते हैं, बाथरूम से आवाज सुनाई देती जहां सोनिया और योग शिक्षक एक साथ ध्यान कर रहे थे। सोनिया चिंता व्यक्त करती थी किसी व्यक्ति द्वारा योग शिक्षक की बंदूक से गोली चलाए जाने की। जब पूछा जाता कौन उन पर निशाना साधेगा तो सोनिया अनिश्चित लगती थी और सुझाव देती थी उन्हें पता लगाना चाहिए कौन शामिल हो सकता था। अभिनेता नायिका से निजी तौर पर बात करने पर जोर देता जबकि रिकॉर्डर बंद करते हुए ओलिविया मामले की आगे जांच करने की पेशकश करता। अगले दृश्य में जबकि नायिका अपने कमरे में होती तब उन्हें गुप्त कमरे से साबुन की खुशबू आती सुनाए। अगले दृश्य में जबकि नायिका अपने कमरे में होती है, उसे गुप्त कमरे से साबुन की खुशबू आती है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह जहाज पर ओलिविया के कक्ष से कुछ रोशनी देखती है। यह उसे नौकर की मदद से जहाज पर जाने के लिए प्रेरित करता है। पहुंचने पर वे डॉक्टर को ओलिविया के कक्ष में कुछ खोजते हुए देखते हैं। जब नायिका पूछती है कि वह क्या कर रहा है तो डॉक्टर बताता है कि वह जांच में मदद कर रहा है। नायिका मजाक में पूछती है कि क्या वे अब दोनों डिटेक्टिव हैं। ओलिविया के कमरे के अंदर नायिका ओलिविया के बिस्तर के पास कई दवा की बोतलें देखती है जो ये संकेत देती है कि उसे ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती थी जो उसे ज्ञात नहीं थी। डॉक्टर बताता है कि उसे यह जानकारी सभी से छिपाने के लिए कहा गया था। फिर नायिका को टेबल के दराज में एक फाइल मिलती है जिसमें प्रसव के दौरान जन्मे बच्चों के कई मृत्यु प्रमाण पत्र होते हैं। डॉक्टर इस बात पर चकित होता है कि ये दस्तावेज वहां कैसे पहुंचे। जब सहायक आता है तो वह बिना अनुमति के कक्ष में उनकी उपस्थिति को लेकर चिंता व्यक्त करता है, लेकिन वे सभी सहमत होते हैं कि उन्हें मामले को जल्दी सुलझाना चाहिए। सहायक स्थिति से निराश महसूस करता है और अपनी नाराजगी नायिका पर निकालता है। अगले दृश्य में नायिका एक दोस्त को फोन करती है और नौकर की पृष्ठभूमि जांच पर चर्चा करती है। उसे पता चलता है कि उसने वास्तव में एक निर्माण स्थल पर एक आंख खोई थी, जो वास्तव में उसके पति के अस्पताल के निर्माण स्थल पर थी। ये खुलासा होता है कि ओलिविया और उसके पति ने नौकर के लिए आंख का प्रत्यारोपण कराने की व्यवस्था की थी। नायिका अपने दोस्त के साथ मृत्यु प्रमाण पत्रों पर सूचीबद्ध बच्चों के नाम साझा करती है और उनकी दुखद कहानियों पर चर्चा करती है। बात करते समय वो एक पत्रिका देखती है जिसमें गवर्नर और उनकी पत्नी का फोटो पहले पन्ने पर होता है। पत्रिका में लिखा होता है कि वे एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे नायिका के मन में एक विचार आता है। वह तुरंत अपने दोस्त से उनके बारे में अधिक जानकारी मांगती है और दोनों व्यक्तियों का फोटो मांगती है। जब वे अपनी बातचीत जारी रखते हैं तो उसका दोस्त बताता है कि उसके फोन पर कोई सिग्नल नहीं है, जिससे वह निराश होती है। नायिका को एहसास होता है कि उसे इस मामले में शामिल सभी लोगों, सोनिया, योग शिक्षक, अभिनेता, डॉक्टर, पति और नौकर के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। वह निष्कर्ष निकालती है कि ओलिविया द्वारा सभी को एक साथ आमंत्रित करने का कोई महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए और इसे उजागर करने का निर्णय लेती है। अगले दृश्य में उन्होंने मोबाइल फोन टॉवर को ठीक कर दिया है, इसलिए ऐसा लगता है कि अब सिग्नल है। नायिका की दोस्त गवर्नर के बारे में जानकारी के साथ एक वॉइस मैसेज भेजती है। उसे बच्चे हुए कई साल हो गए हैं और वह अपनी पत्नी की गर्भधारण करने में असमर्थता के कारण कई सालों से एक बच्चे को गोद लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो पाया। नायिका को इस स्थिति में ओलिविया के पति के शामिल होने का पता नहीं है। नायिका सभी को इकट्ठा करती है और सुझाव देती है कि उन्हें इस खेल को सुलझाना चाहिए। कुछ समय बाद वह सभी को कुछ फोटो भेजती है। जब वह योग शिक्षक से उसका असली नाम पूछती है तो वह बताता है कि उसका नाम नराम है। नायिका उसे बताती है कि यह गलत जवाब है।
5 साल पहले एलिसा का निधन हो गया और नायिका अपनी मां की पहचान के बारे में जानती है। एलिसा की मां का नाम रेनाटा था और उसने प्रसव के दौरान जटिलताओं के कारण आत्महत्या की थी। योग शिक्षक रेनाटा का भाई है और उसका असली नाम रामेरो है। इसका मतलब है कि रामेरो एलिसा का चाचा है। रामेरो अपनी बहन को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराने का प्रमाण नायिका की दोस्त को भेजता है। इसके अलावा नायिका उल्लेख करती है कि ओलिविया ने मृत बच्चों के मृत्यु प्रमाण पत्रों को रखने का एक कारण था, जिसमें एलिसा का मृत्यु प्रमाण पत्र भी शामिल है, जिसमें लिखा है कि एलिसा प्रसव के दौरान मरी थी। 5 साल पहले एलिसा की छवि उसकी मृत्यु के बाद हर पत्रिका में आई थी। इसे देखकर रामेरो को संदेह होता है कि क्या ये बच्चा उसकी बहन से मिलता जुलता है। वह सोचता है कि यह बच्चा ओलिविया से कैसे लिया जा सकता था। रामेरो मानता है कि जीवित पैदा हुए बच्चे का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान करके ओलिविया ने उस बच्चे को ले लिया होगा। रामेरो ने अपने पति के मामले में ओलिविया और सोनिया पर प्रतिशोध लेने की योजना बनाई थी। वह पहले एक रेस्तरां में वेटर के रूप में काम करता था, लेकिन बाद में सोनिया को प्रभावित करने के लिए भारत में योग सीखने के बाद योग शिक्षक बन गया। हालांकि सोनिया उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई थी। रामेरो ने ओलिविया को बेनकाब करने की योजना बनाई थी, ये दावा करते हुए कि उसने अस्पताल में जन्मे बच्चे को झूठे बहाने से ले लिया था। हालांकि ये योजना अपेक्षा के अनुसार नहीं गई, क्योंकि ओलिविया मानती थी कि कोई भी उस बच्चे की परवाह नहीं करेगा। उसे इस बात का पता नहीं था कि अस्पताल में उस बच्चे के लिए एक नकली मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया था। ओलिविया ने अस्पताल में हो रही धोखाधड़ी गतिविधियों पर संदेह किया था, जिसका उसने पहले उल्लेख किया था। यही कारण है कि सोनिया और रामेरो अब इस स्थिति में शामिल हैं, क्योंकि वे इन मामलों के बारे में स्पष्टता के लिए यहां आए हैं। अगले दृश्य में नायिका वर्तमान मामले पर पहुंचती है। अभिनेता मामले में मदद करने की पेशकश करता है और उसे एक कार्य देता है। वह आराम से हाउसकीपिंग महिला के कमरे में जाता है और उसका आईडी कार्ड ले लेता है। हाउसकीपिंग महिला भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो ओलिविया के पति की फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। वह तब मौजूद थी जब रामेरो की बहन को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वह झूठी तरीके से कहती है कि बच्चा मर गया। नायिका टिप्पणी करती है कि वे कैसे अकेली माताओं को खोजने और उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, हाउसकीपिंग महिला एक बंदूक निकालती है और कहती है कि सभी को इससे डरना चाहिए। नायिका उसे याद दिलाती है कि हाल ही में घर में एक गोली चलाई गई थी। जिस साबुन की खुशबू को नायिका ने पहले महसूस किया था वह हाउसकीपिंग महिला से जुड़ी हुई है। नायिका याद करती है कि उसने ओलिविया के पति और हाउसकीपिंग महिला के बीच अस्पताल से संबंधित किसी चीज पर बातचीत सुनी थी। पति जो अस्पताल का मालिक है वह अमीर महिलाओं का भी स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है। हाउसकीपिंग महिला इस संबंध का उपयोग अकेली माताओं को उनके बच्चों के बारे में धोखा देने के लिए कर रही है, ये दावा करते हुए कि उन्हें उसके पति के ग्राहकों द्वारा ले जाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि एलिसा ओलिविया के पास इस तरह आई क्योंकि वे एक साथ व्यवसाय चला रहे थे। अब ऐसा लगता है कि गवर्नर भी इसी तरीके का उपयोग एक गोद लेने की योजना के लिए करने की योजना बना रहा है। नायिका समझती है कि सभी इस योजना से अवगत हो गए हैं। तभी पुलिस शहर से लौटती है ताकि अपनी जांच जारी रख सके। वे आराम से पूछते हैं कि उन पर किसने गोली चलाई थी, जिससे रामेरो चौंक जाता है। निरीक्षक ये विश्वास व्यक्त करता है कि कोई अन्य गोलीबारी हुई हो सकती थी। सहायक पुलिस को बताता है कि वह नायिका की जांच में उसकी मदद कर रहा था। जब पूछा जाता है कि किसने गोली चलाई थी तो नायिका बताती है कि यह रामेरो था जो योग शिक्षक बनकर आया था। हाउसकीपिंग महिला इसे जानती है और सोचती है कि रामेरो शायद उसे गोली मारने में शामिल हो सकता है। वह याद करती है कि उसके अलमारी में रामेरो के कमरे की ओर जाने वाला एक गुप्त मार्ग था, जिससे उनके बीच संबंध का संकेत मिलता है। हाउसकीपिंग महिला जोर देती है कि उन्हें उस कमरे में रहना चाहिए ताकि वह गोली लगने से खुद को बचा सके। वह मानती है कि इन सभी घटनाओं को जोड़ने वाले सबूत मौजूद हैं। नायिका के पास भी सबूत हैं। उसने पहले रामेरो के कमरे में रहते हुए अपनी कैमरा पेन चालू कर दी थी। जब हाउसकीपिंग महिला अलमारी से बाहर आई और किसी को गोली मारी तो उनके कार्यों का रिकॉर्ड हो गया था। इस योजना में रामेरो भी शामिल थे, जिन्होंने इस घटना के दौरान नायिका और उसके सहायक दोनों का ध्यान भटकाया था। ऐसा प्रतीत होता है कि ओलिविया के पति और हाउसकीपिंग महिला दोनों ओलिविया के खिलाफ इस साजिश में शामिल थे। नायिका अनुमान लगाती है कि ओलिविया शायद इन दबावों के कारण आत्महत्या कर सकती थी। उन्हें ओलिविया की कैंसर निदान के बारे में पता चला जब उन्होंने जहाज पर उसके कक्ष का दौरा किया जहां उसे कीमोथेरेपी दी गई थी। डॉक्टर पुष्टि करता है कि ओलिविया को फेफड़ों का कैंसर था और वह बहुत पीड़ित थी।
ये पुलिस के लिए ओलिविया के पति और हाउसकीपिंग महिला से संबंधित किसी भी अवैध गतिविधियों पर संदेह उठाता है। वे संदेह करते हैं कि उन्होंने अपनी अवैध व्यापारिक गतिविधियों को छिपाने के लिए ओलिविया की स्थिति की रिपोर्ट दी होगी। नायिका निष्कर्ष निकालती हैं कि ओलिविया शायद इन सभी कारणों से आत्महत्या कर सकती थी, जिसमें अपनी बीमारी से निपटने में असमर्थता और अपने चारों ओर लोगों द्वारा धोखा महसूस करना शामिल था। वह मानती हैं कि ओलिविया सभी को पीछे छोड़ने से पहले अंतिम अलविदा कहने के लिए निमंत्रण भेजना चाहती थी। अपने फोन पर सिग्नल न होने पर वे नौकर का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं ताकि वह ओलिविया से संवाद करने हेतु मोबाइल टॉवर ठीक कर सके, क्योंकि उसने पहले उससे आंख का प्रत्यारोपण कराया था। ये संबंध उन्हें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद ओलिविया हमेशा उसके माध्यम से अपनी अंतिम इच्छाएं पूरी कर रही थी। नौकर लंबे समय से आधा अंधा था और जब नायिका सब कुछ समझा रही थी, तब पति और हाउसकीपिंग महिला भागने में सफल हो गए। सभी ने खिड़की के माध्यम से देखा जब हाउसकीपिंग महिला समुद्र के किनारे की रेत पर ठोकर खाती है। उनकी मदद किए बिना पति जहाज से कूद गया। संदेह है कि ओलिविया ने जहाज के इंजन में विस्फोटक रखा था और नौकर ने नायिका के लिए एक रिमोट कंट्रोल लाया। उसने उसे रिमोट कंट्रोल रामिरो को देने के लिए कहा ताकि वह इसे चालू कर सके। चूंकि रामिरो अपने परिवार की समस्याओं से प्रभावित था, उसने रिमोट को सक्रिय किया जिससे जहाज का इंजन फट गया। पति जहाज से समुद्र में कूद गया और पुलिस ने उसे और हाउसकीपिंग महिला को गिरफ्तार कर लिया। बैंगनी फूलों के माध्यम से ओलिविया का संदेश उसकी बेटी एलिसा के प्रति उसके प्रेम को दर्शाता है, जो उसके पति द्वारा अस्पताल में किए गए अवैध गतिविधियों के लिए न्याय की मांग करता है और कैंसर से मुक्ति की प्रार्थना करता है। क्लाइमैक्स में सभी ओलिविया की कब्र पर अलविदा कहते हैं। डॉक्टर नायिका से पूछता है कि क्या वे फिर से शहर लौट रहे हैं। वह बताता है कि ओलिविया के मामले में एक और सत्य उजागर करना बाकी है। तभी नायिका की दोस्त ओलिविया की शव परीक्षण रिपोर्ट के साथ आती है, जिसमें पता चलता है कि मॉर्फिन की अधिक मात्रा ने ओलिविया की मौत का कारण बनी। जब इस बारे में पूछा जाता है तो डॉक्टर पुष्टि करता है कि कई साल पहले अपने पति के अस्पताल में काम करते समय उसने एक गर्भवती महिला पर ऑपरेशन किया था जो प्रसव के दौरान जटिलताओं के कारण मरी थी। इस घटना को छिपाने और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए ओलिविया के पति ने उसे चुप रखने के लिए एक बड़ी राशि का भुगतान किया। डॉक्टर समझाते हैं कि कैसे ओलिविया ने उसे एक क्लिनिक खोलने के लिए मनाया जो लोगों को लाभ पहुंचाएगी। हालांकि इतने वर्षों तक उसकी मदद करने के बाद जब उसे मॉर्फिन की मात्रा बढ़ने के कारण दर्द हो रहा था तो उसने उससे मदद मांगी। नायिका याद करती है कि उसने जहाज के ऊपरी डेक पर डॉक्टर से बात करते समय ओलिविया को विग पहने देखा था। जब वे पुलिस को क्या रिपोर्ट करना है इस पर चर्चा करते हैं तो डॉक्टर अपनी बहन की हत्या करने वाले का पता लगाने को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं। नायिका पूछती है कि अगर उन्हें पता चलता है कि वह कौन था तो उन्हें क्या करना चाहिए। वह सोचती है कि ओलिविया हमेशा अपनी इच्छाओं के लिए साहसिकता से कार्य करती थी। कहानी इस भावना के साथ समाप्त होती है कि सभी इन सच्चाइयों को उजागर करने के बाद अपने अगले कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं।